आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 टू सेक्शन 16। सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, कब हमारा फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं होता है। तो जनरल रूल क्या बताया गया है कि फॉरेन कोर्ट का जजमेंट इंडिया में बाइंडिंग यानी कि कंक्लूसिव होता है। तो जनरल रूल तो ये है कि फॉरेन कोर्ट के जो भी जजमेंट्स हैं इंडिया में बाइंडिंग होते हैं, कंक्लूसिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि जहाँ पे हमारे फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे। तो एक्सेप्शंस में क्या बोल रहा है कि अगर वो 6 कंडीशन में फेल हो जाए तो बाइंडिंग नहीं होता है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है। तो जब कोई जजमेंट इंडिया के बाहर किसी कोर्ट ने दिया हो तो फॉरेन जजमेंट्स होते क्या है। फॉरेन जजमेंट्स वो जजमेंट्स होते हैं जो इंडिया के बाहर की जो कोर्ट्स होती हैं वो जजमेंट्स देती हैं, उन्हें हम फॉरेन जजमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए है यूके की कोर्ट हो गई, यूएसए कनाडा के कोर्ट्स के डिसीजन, जितनी ये सारे कोर्ट्स हैं वहाँ के सब के डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन जजमेंट्स बोलते हैं। मेन रूल क्या है कि फॉरेन जजमेंट फाइनल माना जाएगा, फॉरेन जजमेंट्स ऑलवेज फाइनल माना जाएगा। तो मेन रूल क्या है कि फॉरेन जजमेंट्स फाइनल माना जाएगा। तो मेन रूल तो यही है कि फॉरेन जजमेंट्स जो है वो फाइनल माना जाएगा। सेम पार्टीज के बीच दोबारा इशू नहीं उठाया जा सकता। अगर सेम पार्टीज हैं उनके बीच में दोबारा जो है जो भी इश्यूज हैं वो रेज नहीं किए जाएंगे, वो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये बताया गया है मेन रूल में कि फॉरेन जजमेंट्स फाइनल माने जाएंगे और सेम पार्टीज के बीच में दोबारा इश्यूज नहीं उठाए जा सकते। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 हमारी एक्सेप्शंस दी गई हैं, यही सेक्शन 13 का हार्ट है। तो सेक्शन 13 को जो हार्ट बोला गया है वो ये 6 कंडीशंस हैं, जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं वही हार्ट बताया गया है। तो फर्स्ट क्या है कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट की कोई भी कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन नहीं है। अगर फॉरेन जजमेंट्स, फॉरेन की कोर्ट्स जैसे यूएसए, मान लो यूएसए की कोर्ट ने जजमेंट दिया, अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, अगर जो फॉरेन कोर्ट है हमारी, अगर वो कॉम्पिटेंट, उनका जुरिसडिक्शन नहीं है तो वो इंडिया में ऑलरेडी उनका डिसीजन लागू नहीं होगा। तो अगर फॉरेन कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिसडिक्शन नहीं था तो उनके जजमेंट्स जो है इंडिया में लागू नहीं होंगे। ये बताया गया है सेक्शन 13 में। अब एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि केस का कनेक्शन उस कंट्री से नहीं था, मीन्स जो हमारी केस था वो उस कंट्री से क्या नहीं था, कनेक्शन नहीं था, या डिफेंडेंट वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था। अगर कोई कनेक्शन, अगर जो हमारी कोर्ट है वो मतलब फॉरेन की कोर्ट जो है, अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं समझ में आता केस से रिलेटेड, या डिफेंडेंट वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, तो जजमेंट वैलिड नहीं होगा इंडिया में। तो वो अगर कोर्ट जो भी जजमेंट देगी वो इंडिया में वैलिड नहीं माना जाएगा। बी क्या बता रहा है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जजमेंट मैरिट्स पर नहीं है। जो भी जजमेंट्स दिए जा रहे हैं वो मैरिट्स पर नहीं है, मीन्स क्या है कि केस प्रॉपरली डिसाइड नहीं हुआ। जो भी केस था तो वो फॉरेन कोर्ट्स में प्रॉपरली उसको डिसाइड ही नहीं किया, जो जजमेंट आया वो प्रॉपरली डिसाइड होके ही नहीं आया, तो भी ये वैलिड नहीं होगा। तो एग्जाम्पल एक्स पार्टे ऑर्डर बिना एविडेंस की, एक्स पार्टे ऑर्डर ही दे दिया गया। एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है कि अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, प्लेंटिव बस है, तो एक्स पार्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। तो अगर वो बिना एविडेंस के ही दे दिया गया,
या फिर कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस कर दिया गया, तो वहाँ पे जजमेंट्स प्रॉपर नहीं दिए गए हैं। तो मेरिट्स का मतलब क्या है कि एविडेंस और फैक्ट्स कंसीडर करके डिसीजन देना। तो मेरिट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एविडेंस है, फैक्ट्स हैं, उनको कंसीडर करके डिसीजन देना। बट ये सारी चीज़ें की ही नहीं गई। तो अगर ये चीज़ें नहीं की गई हैं, तो फिर ये जो एक्सेप्शन में हो जाएगा कि हमारा सेक्शन 13 में जो फॉरेन जजमेंट्स की, जो भी फॉरेन कोर्ट्स की जजमेंट्स दे रही हैं, वो इंडिया में वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि कहाँ पे हमारी फॉरेन कोर्ट्स नहीं लगेंगी, कि जजमेंट्स वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो बताया गया है कि इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लॉ इग्नोर किया। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कोई इनकरेक्ट व्यू, इनकरेक्टली कोई भी ऐसा व्यू देखा जा रहा है जो इंटरनेशनल लॉ में या इंडियन लॉ को इग्नोर किया गया, जहाँ पे इंडियन लॉ लगना चाहिए था उसको इग्नोर कर दिया गया। तो अगर फॉरेन कोर्ट ने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ गलत अप्लाई किया, अगर जो इंटरनेशनल का लॉ था वो गलत अप्लाई कर दिया, या जहाँ इंडियन लॉ अप्लाई होना चाहिए था वहाँ इग्नोर किया, तो जजमेंट क्या होंगे, कंक्लूसिव नहीं होगा। तो उस जजमेंट को भी हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। सेक्शन 13 में जो फॉरेन जजमेंट्स है उसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। फिर डी, फोर्थ कंडीशन कि नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ। अगर कोई भी नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है पार्टीज का, तो फिर क्या होगा, तो क्या बताया गया कि बेसिक फेयरनेस फॉलो नहीं हुआ। जो एक बेसिक फेयरनेस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, वही फॉलो नहीं किया गया। प्रिंसिपल क्या है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम, सुनवाई का राइट। अगर जो पार्टी है, दोनों पार्टीज को आप अपॉर्चुनिटी दोगे, दोनों पार्टीज को मस्ट है कि सुनोगे, तो ऑडियो अल्ट्रम पार्टम लग जाएगा कि सुनवाई का राइट देना पड़ेगा। अगर आपने बायजनेस किया, एक पार्टी को दिया, पूरा मौका दिया और दूसरी पार्टी को आपने नहीं दिया, तो यहाँ पे बायजनेस आ गया, तो फिर बेसिक फेयरनेस फॉलो ही नहीं हुआ, तो नेचुरल जस्टिस यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। तो यहीं पे सेक्शन 13 जो है फॉरेन जजमेंट्स बताता है कि वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि पार्टी को नोटिस नहीं मिला, जो एक पार्टी थी हमारी अपोजिट पार्टी, मान लो डिफेंडेंट जो था, उसको नोटिस नहीं मिला, ये प्रॉपर हियरिंग ही नहीं दी गई, एक पार्टी इसको हियरिंग दे दी गई, एक पार्टी इसको अच्छे से सुना नहीं गया, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो वहाँ पे नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हो रहा है, तो फिर हमारा सेक्शन 13 के जो फॉरेन जजमेंट्स है वो कंक्लूसिव नहीं माना गया है सेक्शन 13 में। फिर ई, फिफ्थ कंडीशन क्या है कि फ्रॉड से जजमेंट लिया गया। अगर जो भी जजमेंट आया, फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो फ्रॉड के थ्रू दे रही है, अगर डिसीजन फ्रॉड से लिया गया है, एग्जाम्पल फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके, फॉल्स एविडेंस लगा करके, अगर ऐसे जजमेंट्स लिए गए हैं, तो फिर हमारा फॉरेन जजमेंट्स को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। फ्रॉड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, अगर फ्रॉड हुआ है तो वो हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वहाँ पे हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे फॉरेन जजमेंट्स को। एफ क्या है, इंडियन लॉ के अगेंस्ट क्लेम। अगर आप इंडियन लॉ, जो हमारा भारत का कानून है, उसके अगेंस्ट अगर आप क्लेम कर रहे हो, जैसे अगर जजमेंट किसी ऐसे क्लेम को सपोर्ट करता है जो इंडिया के लॉ के अगेंस्ट है। अब क्या है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसा कोई जजमेंट आया, फॉरेन जजमेंट आया, जो कि किसी ऐसे क्लेम को सपोर्ट करता है। फॉरेन जजमेंट्स आया लेकिन वो कैसे क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, तो वहाँ भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराना मतलब इलीगल हो जाएगा, तो वो इंडियन लॉ के अगेंस्ट में चला गया, इसलिए वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा फॉरेन जजमेंट्स को कि नहीं नहीं ये चीज़ जजमेंट आ गया तो अब ये इसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं, वहाँ पे कंक्लूसिव हम नहीं मानेंगे। तो एग्जाम्पल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन करना, यहाँ पे हमारा सेक्शन 13 आ जाएगा और फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानेगा। इंडिया में इन्फोर्स नहीं होगा और इंडिया में ये चीज़ इन्फोर्स नहीं होगी। ईजी ट्रिक क्या है रिमेंबर करने के लिए, JMLNFP, J से jurisdiction, M से merits, लॉ से
इंटरनेशनल इंडियन लॉ, एन से नेचुरल जस्टिस, एफ से फ्रॉड और बी से ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। ये सब क्या है, ये हमारा 6 कंडीशन है। एक केस है, वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वाई वेंकटा लक्ष्मी 1991। तो एक केस ये कब का है, 1991 का केस आया जहाँ पे वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वाई वेंकटा लक्ष्मी। फॉरेन डिवोर्स डिक्री इंडिया में तभी वैलिड होगा जब प्रॉपर जुरिसडिक्शन हो, मेरिट्स पर डिसीजन हो, नेचुरल जस्टिस फॉलो हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉरेन डिवोर्स, अगर कोई भी फॉरेन में डिवोर्स लिया गया तो उसकी जो डिक्री, मान लो फॉरेन डिवोर्स लिया गया, फॉरेन में डिवोर्स लिया गया और वो डिक्री एक क्रिएट की गई, तो वो इंडिया में तभी वैलिड होगा। तो वो डिक्री कब इंडिया में वैलिड होगी, अगर प्रॉपर जुरिसडिक्शन के साथ दिया गया हो डिवोर्स, मेरिट्स पर डिसीजन हो, मीन्स फैक्ट्स एविडेंसेस सही तरीके से सब चीज़ प्रॉपर, नेचुरल जस्टिस को भी मतलब दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दिया गया है। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हैं तो वो डिक्री इंडिया में लागू होगी, वैलिड होगी, अदरवाइज लागू नहीं होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि ए जो इंडिया और बी यूएसए का कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। तो यूएसए कोर्ट ने डिसीजन दिया इंडिया में इन्फोर्स होगा, और यूएसए की कोर्ट क्या डिसीजन दे रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में इन्फोर्स होगा, एक्सेप्ट अगर फ्रॉड हुआ है, प्रॉपर हियरिंग नहीं हुई है, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था। तो अगर ये सारी कंडीशन है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया में इन्फोर्स नहीं होगा, और अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में इन्फोर्स होगा, ये चीज़ बता रहा है। तो सेक्शन 13 अब हम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या बोल रहा है। When फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट को हम कंक्लूसिव कम नहीं मानेंगे। तो फॉरेन जजमेंट जो है वो शैल बी कंक्लूसिव। जनरल रूल क्या है कि फॉरेन जजमेंट्स क्या है, वो कंक्लूसिव माना गया है। एज टू एनी मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज, और कोई भी ऐसा मैटर जो कि डायरेक्टली एडजुडिकेट कर रहा है अपॉन दोनों पार्टीज के बीच में, या बिटवीन सेम पार्टीज हैं या पार्टीज के बीच में, अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल पे। तो जनरल रूल ये बताया गया है कि वो कंक्लूसिव माना गया है फॉरेन जजमेंट्स को, और वो डायरेक्टली, कोई भी ऐसा मैटर जहाँ पे डायरेक्टली एडजुडिकेट कर रहा है बिटवीन द सेम पार्टीज के बीच में, तो वहाँ पे फॉरेन जजमेंट्स फाइनल माना जाएगा। और अगर सेम पार्टीज हैं तो उनके बीच में जो भी दोबारा इश्यूज नहीं उठाए जाएंगे, जो भी दोनों पार्टीज सेम पार्टीज हैं तो उनके बीच में दोबारा डिस्प्यूट्स जो है, इशू है, उसको रेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर अब 6 कंडीशन बताए गए, एक्सेप्शंस हैं कि कब हमारा फॉरेन जजमेंट जो है कंक्लूसिव नहीं होगा। ए है कि वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन, अगर जो फॉरेन कोर्ट जजमेंट्स दी है उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन नहीं थी, तो वो नहीं लागू होगा। बी, वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, अगर कोई भी ऐसी जजमेंट्स दिए गए जो कि एविडेंस को नहीं अच्छे से देखा गया, फैक्ट्स को, तथ्यों को नहीं दिया गया, बिना मेरिट्स देखा नहीं गया, तो वहाँ पे फॉरेन जजमेंट्स जो है वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। फिर सी है कि वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और अ रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया इन केसेस इन विच सच लॉ इज एप्लीकेबल, और अगर कोई भी ऐसी इनकरेक्ट व्यू जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ को इग्नोर किया गया,
तो ऐसा कोई इनकरेक्ट व्यू है जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ जो है वो किसको रिफ्यूज़ कर रहा है, इंडियन लॉ को, तो वहाँ पे भी हमारा कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। इंटरनेशनल लॉ को गलत अप्लाई किया। देखो यहाँ पे सी में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ जहाँ पे उसको गलत तरीके से अप्लाई किया जा रहा है और ये इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, तो फिर ये कंक्लूसिव नहीं होगा फॉरेन जजमेंट। डी क्या है कि वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, एक पार्टी को सुन लिया गया, एक पार्टी को सुना ही नहीं गया, तो अगर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं तो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। और ई में वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर जजमेंट दिया गया है फ्रॉड के थ्रू तो भी वहाँ पे हमारा जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। और एफ क्या है, वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है कि ब्रीच हुआ है तो भी वहाँ पे इंडियन लॉ के अगेंस्ट क्लेम किया जा रहा है। तो अगर किसी भी तरीके का ब्रीच पाया जाता है लॉ में, अगर इंडियन लॉ लागू हो रहा था उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बताया गया है कि प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स, प्रिज्यूम किया जा रहा है फॉरेन जजमेंट्स को, कि कब हम फॉरेन जजमेंट्स को मान लेंगे कि ये फॉरेन जजमेंट है। प्रिजम्पशन सेक्शन 14 में बताया गया है। और सेक्शन 13 में ऐसे फॉरेन जजमेंट्स जिसको कंक्लूसिव नहीं माना गया है। जब आप कोर्ट में फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करते हो तो कोर्ट मान लेती है, प्रिज्यूम करती है, अगर कोई भी ऐसा पार्टी फॉरेन जजमेंट जो भी कोई भी ऐसी पार्टी जो फॉरेन जजमेंट्स की जो कोर्ट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, तो कोर्ट जो है उसको क्या मान लेती है, प्रिज्यूम कर लेती है कि जजमेंट कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने दिया है। तो वहाँ पे हमारी जो जजमेंट है, जो मीन्स कोर्ट है, वो क्या मान लेती है कि कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के साथ दिया गया है। अगर कोर्ट मान लेती है, ऐसा प्रिज्यूम करती है सर्टिफाइड कॉपी जो प्रोड्यूस किया गया है तब। फिर उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो कोर्ट जो है ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगी कि फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट थी। तो सिंपल लैंग्वेज क्या बताया गया कि कोर्ट जो हमारी कोर्ट है वो ऑटोमेटिकली ये एज्यूम करके चलती है कि फॉरेन कोर्ट हमारी क्या थी, कॉम्पिटेंट थी, जब तक अपोजिट पार्टी प्रूव ना कर दे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। मीन्स हम जो कोर्ट होती है वो पहले से ही एज्यूम करके चलती है कि फॉरेन कोर्ट क्या थी, कॉम्पिटेंट थी। और अगर उसके अपोजिट आप प्रूफ ना कर दें कि कॉम्पिटेंट नहीं थी, और जब तक कोई भी ऐसा अपोजिट पार्टी इसके अपोजिट में है ये प्रूफ कर रहा है, प्रूफ ना कर दे, और अगर उसके अपोजिट पार्टी ये प्रूफ ना कर दे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो मतलब प्रूफ करना चाहिए। जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगी कि फॉरेन जजमेंट्स जो दी जा रही है फॉरेन की जो कोर्ट है उनके पास में जुरिसडिक्शन था, और अगर नहीं था तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। फिर डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर लेते थोड़ा थोड़ा। क्या है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या कर रहा है, प्रिज्यूम कर रहा है, तो ये लीगल प्रिजम्पशन है। कोर्ट को मानना की पड़े मैंडेटरी प्रिजम्पशन, तो यहाँ पे लीगल प्रिजम्पशन हो रहा है, और जहाँ पे कोर्ट मानेगी कि ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन था, यहाँ पे मानना पड़ा। फिर सेकंड में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट्स, फॉरेन जजमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी, प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड कॉपी प्रोड्यूस करनी होती है। अगर सर्टिफाइड कॉपी है प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है
कि प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड कॉपी, अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड कॉपी है उसको प्रोड्यूस करनी होती है, और अगर सर्टिफाइड कॉपी भी है तो यहीं से क्या हो जाएगा, प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट बता रहा है डेफिनेशन में कि सर्टिफाइड जो भी कॉपी है ऑफ फॉरेन जजमेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड कॉपी है जो कि प्रोड्यूस करनी होती है, और अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड में कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ हमारे कोर्ट कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन होना चाहिए। एज्यूम किया जाएगा, फॉरेन कोर्ट क्या बोल रहा है थर्ड में कि कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि फॉरेन कोर्ट के पास में प्रॉपर अथॉरिटी थी, वो केस सुन सकती थी, पहले ये प्रिज्यूम करके अजम्पशन करके चलना है। फोर्थ पॉइंट में अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर, जब तक कि कॉन्ट्रेरी अपीयर नहीं हो जाए तब तक कोर्ट के जब तक कि कोर्ट कॉन्ट्रेरी अपीयर नहीं हो जाता, अगर रिकॉर्ड से ही दिखता है कि जुरिसडिक्शन नहीं था, मींस कॉन्ट्रेरी प्रूफ नहीं हो जाता है। कॉन्ट्रेरी मींस कि जुरिसडिक्शन ही नहीं था ये, तो अगर रिकॉर्ड से ही दिखता है कि जुरिसडिक्शन नहीं था तो प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ पे प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं होगा। अगर ये दिख रहा है कि जुरिसडिक्शन ही नहीं था तो वहाँ पे हम प्रिजम्पशन क्यों मान लेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट में प्रिजम्पशन में बी डिस्प्लेस्ड, प्रिजम्पशन क्या हो जाता है, डिस्प्लेड हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर अपोजिट पार्टी प्रूफ देकर प्रिजम्पशन तोड़ सकती है, अगर प्रिजम्पशन जो है अगर वो डिस्प्लेस हो जाता है तो अपोजिट जो पार्टी है वो प्रूफ देकर प्रिजम्पशन तोड़ सकती है, वो ऐसा प्रूफ कर दे कि प्रिजम्पशन है। एग्जाम्पल, डिफेंडेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं था, कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था, तो एक एग्जाम्पल है कि डिफेंडेंट का डिफेंडेंट जो है वो वहाँ भी प्रेजेंट नहीं था और कोर्ट का जुरिसडिक्शन भी नहीं था। तो सेक्शन 14 का कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। सेक्शन 14 का मेन कोर कॉन्सेप्ट है कि बर्डन जो ऑफ प्रूफ है वो एक दूसरे के पास में शिफ्ट होता है। सिचुएशन क्या था, नॉर्मली सेक्शन 14 के बाद सिचुएशन थी कि नॉर्मल एक थी कि कौन प्रूफ करेगा, तो जो इन्फोर्स कर रहा है, जो भी इन्फोर्स कर रहा है वो प्रूफ करेगा। सेक्शन 14 के बाद, सेक्शन 14 के बाद जो इन्फोर्स कर रहा है अपोजिट पार्टी प्रूफ करेगी कि जुरिसडिक्शन नहीं था। अब पढ़ेंगे सेक्शन 13 और सेक्शन 14 का रिलेशन। दोनों सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं और ये जो सेक्शन 13 है और 14 है इनको हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, दोनों सेक्शन हमेशा साथ में पढ़े जाते हैं। सेक्शन 13 क्या बोल रहा है कि सेक्शन 13 कब फॉरेन जजमेंट्स वैलिड नहीं हैं, तो सेक्शन 13 क्या बताता है कि फॉरेन जजमेंट्स कब वैलिड नहीं माने जाएंगे, और सेक्शन 14 में क्या है कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट क्या प्रिजम्पशंस लेकर के चलती है, ये सेक्शन 14 बताता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, 6 एक्सेप्शंस दिए गए हैं सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में 6 एक्सेप्शंस दिए गए हैं और सेक्शन 14 में जुरिसडिक्शन प्रिज्यूम करता है, जो भी उनका क्षेत्राधिकार है वो प्रिज्यूम करके चलेंगे। सब्सटेंटिव रूल सेक्शन 13 है और प्रोसीजरल रूल सेक्शन 14 है हमारा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं
कि ए जो यूएसए कोर्ट का जजमेंट इंडिया में इन्फोर्स करना चाहता है, ए जो है, ए पर्सन है, वो यूएसए कोर्ट का जजमेंट इंडिया में इन्फोर्स करना चाहता है। ए सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करता है। कोर्ट क्या करेगी? एज्यूम करेगी कि यूएसए कोर्ट कॉम्पिटेंट थी। अब बी अपोजिट पार्टी को प्रूव करना होगा, और बी को अपोजिट पार्टी को ये प्रूव करना होगा कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी। लेकिन सबसे पहले जनरल रूल क्या है कि कोर्ट हमेशा यही प्रिज्यूम करके चलती है कि फॉरेन जजमेंट्स जो फॉरेन कोर्ट है उनके पास में कॉम्पिटेंसी थी। फिर इम्पॉर्टेंट केस लॉ क्या है? केस एल्कॉन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस सेलम एसए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 14 प्रिजम्पशन देता है, लेकिन सेक्शन 13 के ग्राउंड से चैलेंज किया जा सकता है। तो सेक्शन 14 ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हाँ इसके पास में जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, ये मतलब प्रिजम्पशन में होता है, और ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जुरिस्डिक्शन है। लेकिन सेक्शन 13 के ग्राउंड्स जो 6 हमने कंडीशन पढ़ी, एक्सेप्शन पढ़े, उसमें चैलेंज किया जा सकता है कि अगर ये नहीं था तो कॉम्पिटेंसी नहीं थी, मीन्स जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो ये सब सेक्शन 13 में कंडीशंस बताई गई हैं। मेरिट्स पे केस जजमेंट नहीं दिया गया, नेचुरल जस्टिस को अप्लाई नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम देख करके सेक्शन 13 में उन ग्राउंड्स को देख करके हम चैलेंज कर सकते हैं। और सेक्शन 14 पहले से प्रिज्यूम करके चलता है, जनरल रूल ही है कि फॉरेन कोर्ट्स को के पास में जुरिस्डिक्शन है। अब सेक्शन 14 बेयर एक्ट में क्या दिया गया है कि सेक्शन 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स को प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है अपॉन द जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट परपेट किया जा रहा है सर्टिफाइड कॉपीज के साथ में, फॉरेन जजमेंट्स की जो भी सर्टिफाइड कॉपीज है वो लगाई जा रही हैं, तो दैट सच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। तो उन कोर्ट्स को ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा कि जुरिस्डिक्शन क्या थी, फॉरेन कोर्ट्स के पास में जुरिस्डिक्शन थी, जब तक कि कॉन्ट्रेरी अपीयर ना हो जाए, अपोजिट पार्टी या एग्रीव पार्टी जो है या फिर जो डिफेंडेंट है वो प्रूव ना कर दे कि नहीं ये इस कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, कॉम्पिटेंसी ही नहीं थी। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है तो यही प्रिज्यूम करके चले जाएंगे कि फॉरेन जजमेंट्स जो है वो वैलिड है, ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि फॉरेन कोर्ट्स के पास में जुरिस्डिक्शन है। सच प्रिजम्पशन में बी डिस्प्लेस बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, और सबसे पहला यही प्रिजम्पशन करके चलते हैं और यही प्रूव करना पड़ता है कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। अब प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 615 में। प्लेस ऑफ सुइंग, तो सेक्शन 15 क्या बोल रहा है? कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, कोर्ट्स जो है सूट को इंस्टीट्यूट करती है। केस हमेशा सबसे छोटी लोवेस्ट, मतलब ये सेक्शन 15 क्या बता रहा है कि कोर्ट जो है सबसे पहले कोर्ट में सूट सबसे पहले किस लेवल में जाएगा। जब एग्रीव पार्टी केस फाइल करता है, प्लेंटिफ जब भी केस फाइल करता है तो वो किस लेवल वाली कोर्ट में जाता है, तो हमें हमेशा सबसे नीचे सबसे लोवेस्ट वाली कोर्ट में जाना पड़ता है। तो केस हमेशा सबसे छोटी लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली हायर कोर्ट में। जो सबसे नीचे की कोर्ट होगी उसमें जाएगा केस फाइल होता है। कीवर्ड्स क्या है कि फर्स्ट है लोवेस्ट ग्रेड। इसमें अब हम कीवर्ड्स देखेंगे कि लोवेस्ट ग्रेड, कोर्ट हायरार्की में सबसे नीचे वाली कोर्ट, कोर्ट हमेशा हायरार्की में सबसे नीचे वाली कोर्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एग्जाम्पल में जैसे सिविल जज हो गया, तो सिविल जज में जूनियर डिवीज़न का है तो जूनियर डिवीज़न के पास में केस फाइल होगा। फिर सिविल जज सीनियर डिवीज़न का आया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ऐसे केस फाइल होते हैं। तो कोर्ट हायरार्की में सबसे नीचे वाली कोर्ट में सबसे पहले केस फाइल होगा, इंस्टीट्यूट होगा, उसके बाद अपील है तो अपील में जाएगा, नहीं होगा तो फिर वहीं से जजमेंट दे दिया जाएगा। तो यहाँ लोवेस्ट ग्रेड का मतलब है जो कोर्ट लीगली केस सुन सकती है और हायरार्की में सबसे नीचे है। तो यहाँ लोवेस्ट ग्रेड का क्या मतलब है? लोवेस्ट ग्रेड क्या बोल रहा है कि उसका मतलब है कि जो कोर्ट लीगली
केस फाइल लीगली केस सुन सकती है, और हायरार्की में सबसे नीचे है, उसे क्यों हम लोवेस्ट ग्रेड बोल रहे हैं। फिर सेकंड की पॉइंट क्या है कि कॉम्पिटेंट टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए ट्राई करने के लिए, सिर्फ लोवेस्ट होना इनफ नहीं है, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, जो हमारा टेरिटरी उसके दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। पिक्यूनरी रिलेटेड जुरिस्डिक्शन मीन्स मनी, अब 50 लाख का है तो उस लेवल में आप कोर्ट के केस में फाइल करोगे, वो तो यही देखा जाएगा कि मनी रिलेटेड जो भी हम लोवेस्ट ग्रेड में चले गए कोर्ट केस फाइल करने, अब उसके पास में मनी रिलेटेड है जुरिस्डिक्शन के नहीं है, वो भी चेक किया जाएगा। अगर उसके अबव जा रहा, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारी सबसे लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मान लो, वो 20,000 तक का ही सुन सकती है, ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ, 20,000 तक का केस सुन सकती है, उसके पास में जुरिस्डिक्शन है पिक्यूनरी। तो अगर हमारा मामला जो है, अब जाना तो सबसे लोवेस्ट ग्रेड में है, तो अगर हम जो केस बन रहा है वो 50,000 तक का बन रहा है, तो अब इसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है पिक्यूनरी, भले ये लोवेस्ट है, तो अब हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये है कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का भी मानना है, पैसे देख के जाना, मतलब 50,000 अगर उसकी वैल्यू के हिसाब से जितना वो सुन सकता है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है उस पैसे की, तभी वो केस सुन सकता है। फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, अब जो सब्जेक्ट मैटर है उनका मेन विवाद क्या है, जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वो सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन उनके पास है कि नहीं है, वो सुन सके। अब जैसे किसी का डिवोर्स रिलेटेड है तो वो फैमिली कोर्ट में ही जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये अदर कोर्ट्स में नहीं जाएगा, नॉर्मल कोर्ट्स में, वो फैमिली कोर्ट में जाएगा। तो ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड, उसी रिलेटेड में केस कोर्ट में फाइल होता है। फिर सेक्शन 15 का कोर आइडिया क्या है, कि क्या बोलना चाहता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 की यही है कि हायर कोर्ट्स को अननेसेसरी बर्डन से बचाना, जो हमारी सबसे ऊपर हायर कोर्ट्स हैं उन पे जो अननेसेसरी बर्डन होने लगता है, उसको बचाने के लिए हमने एक लेवल हायरार्की बनाई गई है, कि सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड वाली कोर्ट में जाएगा, फिर हायर में जाएगा, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक हायरार्की बना दी गई है, ताकि जो हायर कोर्ट्स है उनके ऊपर बर्डन ना आए, क्योंकि केस तो ना जानो कितने केस फाइल होते हैं। जुडिशियल सिस्टम को इफिशिएंटली चलाना, मतलब जुडिशियल सिस्टम अब इतने, अगर हम सबसे पहले केस कोई भी जनरेट हुआ, हम पहुंच गए हायर कोर्ट में, तो इतना केस बढ़ जाएगा हायर कोर्ट में, तो वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो उसी को इफिशिएंटली चलाने के लिए, जुडिशियल सिस्टम को इफिशिएंटली चलाने के लिए एक हायरार्की बना दी गई, और उसी के अकॉर्डिंग केस फाइल होंगे। एग्जाम्पल, अगर 2 लाख का केस है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, जो हमारे अगर 2 लाख का केस है तो सिविल जज सुनेगा, तो जूनियर डिवीजन कॉम्पिटेंट है, डिस्ट्रिक्ट जज भी कॉम्पिटेंट है। सूट कहाँ फाइल होगा, सिविल जज, मतलब अगर दोनों कॉम्पिटेंट है, देखो सिविल जज भी कॉम्पिटेंट है, डिस्ट्रिक्ट जज भी कॉम्पिटेंट है, ये 2 लाख के केस को सुनने के लिए। तो अब इसमें सिविल जज जो है डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे है, लोअर है, जूनियर डिवीजन है, तो केस कहाँ सबसे फाइल होगा, सिविल जज में होगा, जूनियर डिवीजन, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में। ये चीज बोल रहा है सेक्शन 15। अगर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, अगर हमारा डायरेक्ट अगर हमने हायर कोर्ट में फाइल कर दिए, तो सूट क्या हो जाएगा, इनवैलिड नहीं होता, मतलब सूट इनवैलिड नहीं हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ऑब्जेक्शन ले सकती है, केस ट्रांसफर हो सकता है, तो उसमें हमारी कोर्ट ऑब्जेक्शन ले लेगी कि नहीं, आपको तो पहले जूनियर डिवीजन में जाना चाहिए, लोवेस्ट ग्रेड में कोर्ट में जाना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्शन जरूर ले सकती है, और वहाँ आपको ट्रांसफर भी कर दिया जा सकता है कि आप पहले चले जाओ लोवेस्ट ग्रेड में, फिर उसके बाद आना हायर कोर्ट में, अगर अपील हुआ तो वहाँ पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम ट्रिक के लिए, सेक्शन 15 इस रूल को प्रोसीजर, सेक्शन 15 जो है इज रूल ऑफ प्रोसीजर नॉट जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 15 क्या बोल रहा है कि रूल ऑफ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर बताया, प्रोसीजरल, सेक्शन 15 हमारा प्रोसीजर बता रहा है कि आप हायरार्की बेस कर लो, पहले लोवेस्ट ग्रेड में जाओ, हायर कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये एक हायरार्की बताई दी जा रही है, ना कि जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन नहीं बता रहा कि इस कोर्ट के पास में क्षेत्राधिकार है कि नहीं है, इस कोर्ट के पास में क्षेत्र, ये नहीं बता रहा है।
आपको प्रोसीजर बता रहा है कि आना कैसे है, केस फाइल कैसे होगा, सेक्शन 15 ये मेन बता रहा है। इसका वॉयलेशन सूट वॉइड नहीं होता। अगर आप मान लो लोवेस्ट ग्रेड में जाना चाहिए, आप नहीं गए, हायर कोर्ट में चले गए, तो आपका केस इनवैलिड नहीं हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा कि नहीं आप अब केस ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भैया आप लोवेस्ट ग्रेड से आओ, फिर ऊपर आना। तो यही है, सूट वॉइड नहीं होता है, आप उस हायरार्की फॉलो करके आ सकते हो। केस किरण सिंह वर्सेस शमन पासवान का एक केस था। कोर्ट ने कहा ज्यूरिसडिक्शन डिफेक्ट सीरियस होता है। ज्यूरिसडिक्शन अगर आपका डिफेक्ट हो रहा है तो वो सीरियस होता है। लेकिन प्रोसीजरल डिफेक्ट्स, लेकिन सेक्शन सेक्शन 15 से सूट वॉइड नहीं होता। देखो, अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन पे डिफेक्शन आ रहा है, तो ये सीरियस मैटर है। ज्यूरिसडिक्शन है, अब क्षेत्राधिकारी नहीं है, तो उस कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा, अब दूसरे में जाओ, फिर से केस फाइल करो। लेकिन अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट हो गया, मतलब प्रोसीजर के आपको लोवेस्ट ग्रेड में आना चाहिए, लेकिन आप सीधे हाई कोर्ट में पहुंच गए, या हाई कोर्ट में जाना चाहिए पहले लोअर, तो ये अगर आपने प्रोसीजर फाइल नहीं किया तो इसमें वॉइड नहीं होता है, आपको ट्रांसफर बस कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आप ऐसे रूल को फॉलो करो, आप हायरार्की को फॉलो करो। ये चीज सेक्शन 15 बता रहा है। फिर सेक्शन 15 और सेक्शन 16 का एक डिफरेंस बताया गया है कि ये सेक्शन 16 है, सेक्शन 6 है। सेक्शन 15 और वर्सेस सेक्शन 6 के में मेन डिफरेंस बताया गया। सेक्शन 6 हमारा पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेक्शन 6 मैंने पढ़ा दिया है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 6 बात करता है, जिसमें क्या बताया गया है कि पिक्यूनरी लिमिट बता रहा है कि इस सेक्शन 6 में पिक्यूनरी लिमिट है कि इतनी आपके पास लिमिट है, इस कोर्ट के पास में आप जाओ। और सेक्शन 15 फाइलिंग का प्लेस बताता है कि इस पहले लोवेस्ट ग्रेड में ही केस फाइल होगा। तो एक आपको हायरार्की बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि नहीं, सबसे पहले केस यहाँ इंस्टीट्यूट करो, फिर उसके बाद ऊपर आना। फिर सेक्शन 6 ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करता है, एक आपको क्षेत्राधिकार भी बता रहा है कि इस ज्यूरिसडिक्शन, ये कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है इस सब्जेक्ट मैटर को सुनने के लिए, वो भी बताता है सेक्शन 6 हमारा। और सेक्शन 15 प्रोसीजर बताता है कि आप ये फॉलो करके, ये प्रोसीजर को फॉलो करके आप आओगे। तो सेक्शन 15 क्या बताया गया है बेयर एक्ट में? सेक्शन 15 कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। कोर्ट जो है, कोर्ट में कौन सा ऐसा सूट है इंस्टीट्यूट किया जाएगा, किस कोर्ट में कौन सा केस जो है सूट है इंस्टीट्यूट होगा। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राइड। मीन सारे सूट्स जो हैं वो सभी, मतलब शैल को अच्छे से हाईलाइट कर लो, शैल है, मैंडेटरी है कि सारे सूट्स जो होंगे वो सबसे पहले इंस्टीट्यूट होंगे लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में, और वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए केस को सुनने के लिए। तो ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप जब भी केस फाइल करो तो हमेशा एक हायरार्की को फॉलो अप करके ही आना, नहीं तो जो कोर्ट है, कोर्ट के जज जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर आपकी कॉम्पिटेंसी, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर से आओ, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप उस हायरार्की को केस फॉलो अप करके आना है। फिर सेक्शन 16, सेक्शन 16 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। सेक्शन 16 बात कर रहा है कि सूट्स जो भी इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं, वेयर जहाँ भी इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट मैटर भी सिचुएट होना चाहिए, मतलब उस कोर्ट के पास में उस सब्जेक्ट मैटर को सुनने के लिए जुरिसडिक्शन भी होना चाहिए। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? सेक्शन 16 का बेस रूल है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स
का जुरिस्डिक्शन उस जगह के कोर्ट को होगा जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब वही सिंपल सी बहुत सिंपल बात कर रहा है कि सेक्शन 16 ये बता रहा है कि आपका सूट मान लो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो वो वही इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे उस सब्जेक्ट मैटर को सुनने के लिए कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन होगा, तो वो केस वहीं पे ट्रांसफर होगा, वहीं पे जाएगा। तो कोर प्रिंसिपल सेक्शन 16 का यही बता रहा है, मेन बेस है इसका, ये क्या है, मेन बेस है सेक्शन 16 का, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसा जुरिस्डिक्शन है, तो डिस्प्यूट है, तो उसका जुरिस्डिक्शन उस जगह होगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। मान लो प्रॉपर्टी आपकी, आप रहते दिल्ली में हो, आपकी प्रॉपर्टी है रीवा में या यूपी में, ऐसे है। तो ये जहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड है, भले आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आप दिल्ली में केस फाइल नहीं करोगे, आप यूपी जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, इसी की कोर्ट में आप जा करके केस फाइल करोगे। तो ये चीज़ बता रहा हमारा सेक्शन 16 की, कहाँ जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा है, जहाँ पे वो है आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, वहीं पे सूट आपका इंस्टीट्यूट होगा। ठीक, कोर प्रिंसिपल क्या है सेक्शन 16 का, यही मैंने बता दिया। इस प्रिंसिपल को कहते हैं लेक्स स्यूटस, लॉ ऑफ प्लेस वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड। लॉ वहीं का लगेगा जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। रीजन क्या है कि कोर्ट को लोकल इंस्पेक्शन, एविडेंस और एग्जीक्यूशन इजी होता है। देखो, अगर आप रहते हो यूएसए या कहीं और आपका प्रॉपर्टी सिचुएट कर रहा है इंडिया में, ठीक है, तो ये इनको इजी पड़ेगा, तो आप इंडिया में जाओ ना केस फाइल करने, आप यूएसए की कोर्ट में क्यों केस फाइल करोगे। एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो ये इंडिया की प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में सिचुएट कर रही है, तो आप यहाँ इंडिया की कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे एविडेंस, इंस्पेक्शन, ये सब में इनको इजी पड़ेगा। ये यूएसए की कोर्ट के जो भी होगा ये थोड़ी आएंगे इंडिया। तो वही चीज़ है, मैं यहाँ का ले लेती हूँ इंडिया के अंदर का। एमपी में जो है कोर्ट जो है जब एमपी में आप जबलपुर में रहते हो, ठीक है, मतलब जबलपुर में आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप रहते यूपी में हो, तो आप यूपी में केस फाइल नहीं करोगे, आप एमपी के जबलपुर कोर्ट में ही केस में एमपी आ करके आपको जबलपुर की कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एविडेंस इंस्पेक्शन करने में ये सब में बहुत उनको इजी पड़ेगा। आप यूपी से फिर आओगे जबलपुर में, तो मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड है, तो इससे बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसलिए लोकल कोर्ट्स ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इफ़िशिएंटली डिसाइड कर सकता है, और जो हमारी लोकल कोर्ट्स हैं, अब यहाँ की जो लोकल कोर्ट्स हैं, वो प्रॉपर्टी के जो भी डिस्प्यूट्स उनको इफ़िशिएंटली डिसाइड कर सकते हैं, वो अच्छे से उस केस को डिसाइड कर सकते हैं, इफ़िशिएंटली डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप उसी कोर्ट में जाते हो जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, दूसरी कोर्ट में चले गए तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिर सेकंड है सब्जेक्ट टू पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन का मतलब क्या है। सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी, अब पिक्यूनरी रिलेटेड या अदर जो भी लिमिटेशन से रिलेटेड है, पिक्यूनरी मतलब बता दी कि मनी रिलेटेड कोई भी आपका केस है, तो उस सब्जेक्ट मैटर मतलब मनी रिलेटेड, तो उसी कोर्ट में जाओ जहाँ पे उस सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी मीन्स मनी या अदर लिमिटेशन का मतलब क्या है कि जो भी पिक्यूनरी मनी रिलेटेड जो भी अदर लिमिटेशंस है उनके जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ जो प्रॉपर्टी वहाँ पे सिचुएटेड है उसी के रिलेटेड आप केस फाइल करोगे। इसका मतलब सिर्फ लोकेशन ही मैटर नहीं करती, बल्कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, वैल्यू ऑफ सूट, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ये सब मैटर करता है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका लोकेशन बस मैटर नहीं करती कि उसी जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो वहीं पे आप उसी लोकेशन में जा कर के केस फाइल करोगे, वो बस मैटर नहीं करता है। मैटर ये भी करता है कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए, उस वैल्यू जो सूट आप कर रहे हो उस वैल्यू का होना चाहिए, तो उस वाली कोर्ट में जाओ। सब्जेक्ट मैटर भी आपका, ये सब मैटर करता है, बस लोकेशन बस मैटर नहीं करता है। सॉरी, मैं पहले कुछ दूसरा बता रही थी, उसके लिए सॉरी।
फिर एग्जाम्पल क्या है, ये प्रॉपर्टी भोपाल में है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, भोपाल में है, वो बर्थ रुपीस उसका 50 लाख है, तो सूट भोपाल के प्रॉपर पिक्यूनरी जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में ही जाएगा, तो में ही जाएगा। तो क्या बता रहा है कि एग्जाम्पल लिया गया है कि भोपाल में एक आपकी प्रॉपर्टी है और उसका वर्थ रुपीस कितना है, 50 लाख है, तो ये जो सूट है ये भोपाल के एक प्रॉपर पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, क्योंकि 50 लाख इसमें इम्प्लीटेड है, दिया गया है 50 लाख की हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये पेक्यूनरी जुरिडिक्शन से रिलेटेड होता जाएगा, तो वहीं पे कोर्ट जो है वो जा करके क्या हो जाएगा, कोर्ट जाएगा, उसी कोर्ट में जाएगा जहाँ पे पेक्यूनरी उस 50 लाख के केस को, 50 लाख का जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की सुनने के लिए अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है, जुरिडिक्शन है, तो उसी कोर्ट में जाएगा। फिर थर्ड बता रहा है क्लॉज वाइज डीप अंडरस्टैंडिंग। अब हम क्लॉज वाइज डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप रिकवर कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर आप रिकवर कर रहे हो तो उसके लिए जब किसी ने आपकी लैंड हाउस इलीगल ले लिया, इलीगल तरीके से ले लिया, तो एग्जांपल ट्रेसपास किया या फिर पार्टीशन, तो उसका रिकवरी करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का या पार्टीशन, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का डिवीजन, या को ओनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, या मॉर्गेज सूट्स हो गए, इंक्लूड फोरक्लोजर, फोरक्लोजर अगर कोई करा दिया, मॉर्गेज का राइट ख़त्म हो गया, सेल कर दिया, रिडम्पशन, लोन रिपे करके प्रॉपर्टी वापस लेना, कि और डी में डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स डिटरमाइन किया जा रहा है, इंटरेस्ट क्या है, तो ओनरशिप या किसी लीगल राइट का डिसीजन, एग्जांपल ईजमेंट का राइट टू वे, लिटिल डिस्प्यूट, टाइटल डिस्प्यूट, ये सब। कंपनसेशन गलत हो गया, प्रॉपर्टी को कंपनसेशन गलत हो गया, प्रॉपर्टी को डैमेज होने पर डैमेजेस क्लेम, प्रॉपर्टी में अगर कोई डैमेज होता है तो उसके डैमेजेस का क्लेम करोगे, तो सब जहाँ पे वो सब चीज़ प्रेजेंट है, सिचुएटेड है, वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सब्जेक्ट मैटर है और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, ये सब चीज़ अगर है तो उस कोर्ट में चले जाओ जो कॉम्पिटेंट हो, सब चीज़ सुनने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, उस कोर्ट में जाओ। एग्जाम्पल किसी ने आपकी लैंड पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसका कंपनसेशन लेने कहाँ जाओगे, अगर वो जुरिडिक्शन है उसके पास में तो उस कोर्ट में जाओगे। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी कोई उसके अंडर अटैच कर रहा है, जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोर्ट अथॉरिटी के कंट्रोल में हो, कोई भी ऐसी हमारी प्रॉपर्टी है जब उसके जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोर्ट, जो भी प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी कोर्ट या अथॉरिटी के कंट्रोल में है। जनरल रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरल रूल हमारा, इन सब सूट्स का वेन्यू, जो भी इन सब सूट्स की वेन्यू है, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं कोर्ट है। तो जनरल रूल क्या बन रहा है कि जहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी कोर्ट में जा रहे हैं। और ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किससे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं से टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बन जाता है। फिफ्थ है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या है, एक्सेप्शन, प्रोवाइजो में एक्सेप्शन दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब अप्लाई होगा, तो जब पहला है कि प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पास है, या रिलीफ पर्सनल ओबीडियंस से मिल सकता है, अगर रिलीफ पर्सनल ओबीडियंस से मिल सकता है या प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पास है तो ये अप्लाई हो जाएगा। पर्सनल ओबीडियंस का मतलब क्या है, कोर्ट डिफेंडेंट को ऑर्डर दे और वो कंप्लाई करे। पर्सनल ओबीडियंस ये होता है कि कोर्ट उसको ऑर्डर दे रही है और ये डिफेंडेंट कंप्लाई कर रहा है, तो फिर ये पर्सनल ओबीडियंस होता है। एग्जाम्पल क्या है, कोर क्या है, प्रॉपर्टी वापस करो, कोर्ट बोल रही है, ये सॉरी कोर्ट है, कोर्ट बोल रहे कि प्रॉपर्टी वापस करो, डिफेंडेंट पर्सनली ओबे कर सकता है। फिर सूट कहाँ फाइल होगा, तो प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन होते हैं कि सूट फाइल हमारा होगा कहाँ। पहला है प्रॉपर्टी लोकेशन कोर्ट, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है वो वाली कोर्ट, और सेकंड डिफेंडेंट के का
प्लेस, डिफेंडेंट के प्लेस में जहाँ वो रहता है बिजनेस, तो फाइल सूट कहाँ फाइल होगा? फाइल आप सूट फाइल कर सकते हो दो ऑप्शन में। प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन होता है कि वो सूट कहाँ फाइल करे। पहला है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे चली जाए उस कोर्ट में। ये दूसरा जहाँ पे डिफेंडेंट के प्लेस में जहाँ वो रहता है, बिजनेस करता है, काम करता है, तो वहाँ पे भी प्लेंटिफ जो है केस फाइल कर सकता है, जाके उस कोर्ट में वो केस फाइल कर सकता है। फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक्सेप्शन तभी मिलेगा जब रिलीफ कंप्लीटली पर्सनल ओबीडियंस से मिल सकता है हो। तो ये क्या बोल रहा है कि ये रिलीफ हमें क्या मिलेगा? ये एक्सेप्शन मतलब ये एक्सेप्शन तब कब मिलता है? जब रिलीफ कंप्लीटली हमारा पर्सनल ओबीडियंस से मिल सकता है कि कोर्ट बोले और वो कर दे। अगर फिजिकल कंट्रोल या एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, अगर फिजिकल कंट्रोल एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है तो एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर फिजिकली कंट्रोल कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन कभी तभी अप्लाई होगा जब रिलीफ कंप्लीटली मिल रहा है पर्सनली ओबीडियंस से। जो रिलीफ मिल रहा है वो पर्सनल ओबीडियंस से मिल रहा है कि कोर्ट बोल रही है ये करने के लिए, वो कर भी रहा है, तो तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज एक्सेप्शन ये नहीं लगेगा। फिर स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल एक बताया गया है कि केस 1 में जनरल रूल क्या है कि एक ही लैंड इंदौर में है, बी इलीगल पोजीशन में है, सूट इंदौर की कोर्ट में जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी तो इंदौर में है। एक ही लैंड कहाँ इंदौर में है और बी इसको में इलीगल पोजीशन ले रखा है, तो ए कहाँ केस फाइल करेगा? इंदौर की कोर्ट में। लेकिन प्रोवाइजो अप्लाई अगर होता है तो बी दिल्ली में रहता है, बी रहता कहाँ है? दिल्ली में, और वो पोजीशन ले रखा है इंदौर की उसकी प्रॉपर्टी पे। तो कोर्ट ऑर्डर से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कोर्ट अगर ऑर्डर देती है तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो दिल्ली में डिफेंडेंट के प्लेस में, दिल्ली के डिफेंडेंट के प्लेस में जो कोर्ट सूट फाइल हो सकती है, तो सूट फाइल हो सकती है इंदौर जहाँ पे प्रॉपर्टी प्लेस है और दिल्ली डिफेंडेंट के प्लेस में। तो यही चीज़ बता रहा है। प्रोवाइजर मतलब दो चीज़ बोल रहा है कि पहला तो ये बोल रहा है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी, जनरल रूल तो ये है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे केस फाइल करो, ये हमारा जनरल रूल हो गया। इंदौर में कोर्ट है, अरे सॉरी, इंदौर में प्रॉपर्टी है, सिचुएटेड है, तो आप इंदौर की कोर्ट में जाओ। और फिर सेकंड प्रोवाइजो हमारा क्या बोलता है कि अगर आप इंदौर की कोर्ट, प्रोवाइजो बोल रहा है कि अगर दिल्ली में हमारा डिफेंडेंट रहता है तो वहाँ भी आप केस फाइल कर सकते हो। तो यही सूट फाइल हो सकता है इंदौर जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, दिल्ली जहाँ पे डिफेंडेंट का जगह है, तो दोनों जगह केस फाइल हो सकता है। केस 3 क्या है? प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। प्रॉपर्टी पर फिजिकल डिमोलिशन पोजीशन लेना है। अगर प्रॉपर्टी पे कोई फिजिकल डिमोलिशन या पोजीशन लेना, फिजिकली पोजीशन लेना है, तो फिर आप इंदौर में ही जाना पड़ेगा। तो पर्सनल ओबीडियंस से पॉसिबल नहीं होगा, कोर्ट वाली दे दिया ऐसा नहीं होगा, प्रोवाइजो अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में भले वो रहता है, तो प्रॉपर्टी जहाँ पे वहीं पे, तो सूट सिर्फ प्रॉपर्टी लोकेशन पर ही फाइल होगा। अगर पर्सनल ओबीडियंस वाला रिलेटेड कोई भी ऐसा मैटर बनता है या फिजिकल डिमोलिशन पोजीशन ही लेना है डायरेक्टली, तो फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे आपको केस फाइल करना पड़ेगा। फिर 7 एक्सप्लेनेशन क्लॉज बताया गया है। प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया ओनली। प्रॉपर्टी का केवल ये मतलब है कि प्रॉपर्टी इंडिया के अपने टेरिटरी के अंदर ही प्रॉपर्टी सिचुएटेड होना चाहिए। फॉरेन प्रॉपर्टी अगर है, फॉरेन प्रॉपर्टी वो एग्जांपल बता रही थी, वही तो इंडिया तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी, भले आप बाहर रह रहे हो, तो सेक्शन 16 अप्लाई ही नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई होता है मेरे एग्जांपल में कि हम इंडिया में प्रॉपर्टी थी, भले आप बाहर रहते थे, तो आके इंडिया में केस फाइल करो भाई, ले लो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ही आपकी फॉरेन है तो फिर फॉरेन कोर्ट में जाओ, यहाँ पे सेक्शन 16 नहीं लगेगा, सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा। फिर 8th है कि इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन डिफरेंस बताया गया है सेक्शन 16 वर्सेस सेक्शन 20 में। बेसिस नेचर क्या है? सेक्शन 16 इमूवेबल प्रॉपर्टी सूट, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई सूट है तो इसका नेचर क्या है? सेक्शन 16 और 20 का मेन डिफरेंस बताया गया। सेक्शन 16 बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी सूट्स है, और 20 में जनरल सिविल सूट रिलेटेड है। रूल क्या है? प्रॉपर्टी का लोकेशन
20 में डिफेंडेंट का रेसिडेंस, 20 भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी डिफरेंस देख लो, डिफेंडेंट का रेसिडेंस और कॉज ऑफ एक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रिक्ट और 20 में फ्लेक्सिबल है। जुडिशियल इंसाइट क्या है कि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, सेक्शन 16 मैंडेटरी है, इट इज़ बेस्ड ऑन टेरिटोरियल नेक्सस पे बेस्ड है, विद प्रॉपर्टी की और एक्सेप्शन प्रोवाइजो दिया गया है जो नैरोली इंटरप्रेटेड है। वन लाइन गोल्डन रूल है ये लाइन हमारी, प्रॉपर्टी जहाँ केस वहाँ, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सेक्शन 16 के लिए कि प्रॉपर्टी जहाँ केस वहाँ, केस वही करोगे, और एक्सेप्शन है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो। तो एक्सेप्शन भी दिया गया, एक्सेप्ट व्हेन ओबीडियंस मेक, अगर ओबीडियंस पर्सनल ओबीडियंस मेक कर रहा है तो इट पॉसिबली एल्सवेयर कहीं भी और हो सकता है। तो सेक्शन 16 क्या बताया गया है, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, सूट वहीं पे इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हमारा सिचुएट करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, टू दी पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है कि पेक्यूनरी रिलेटेड है या कोई अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया गया किसी भी लॉ में, तो सूट क्या हो जाएगा, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर रहे हो विद और विदाउट रेंट या प्रॉफिट्स के, या पार्टीशन रिलेटेड कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर फोरक्लोजर सेल या रिडम्पशन रिलेटेड है, तो वो किसी दूसरे लॉ में किया बताया गया है तो उसका फॉलो करोगे। तो सब्जेक्ट मैटर जो पेक्यूनरी या अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया गया किसी भी लॉ में, तो ऐसे सूट्स वहीं उसी की तरह फॉलो किए जाएंगे। अगर रिकवरी रिलेटेड है मूवेबल प्रॉपर्टी में रेंट के साथ में, बिना रेंट के प्रॉफिट के, तो उसके रिलेटेड काम करोगे। जो जहाँ पे अदर लॉ में प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स टीपीए में बताया गया होगा तो वो चीज़ें बताई गई होंगी तो उसके रिलेटेड फॉलो करोगे। पार्टीशन रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर सेल या रिडम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ और चेंज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, कोई भी ऐसा राइट टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी में है, या कंपनसेशन रिलेटेड फॉर रॉन्ग इमूवेबल प्रॉपर्टी, गलत दे दिया गया कंपनसेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी गलत है कंपनसेशन दिया जाएगा। फॉर रिकवरी किया जा रहा मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट मीन्स कुर्की और अटैचमेंट अटैच कर लिया गया है, तो ये सब कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, तो शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट, किस कोर्ट में ये सब होगा इंस्टीट्यूट होगा, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, आपके जो प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है उसके लोकल लिमिट्स पे ही उसके जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड। देख लो, प्रॉपर्टी जहाँ पे जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, तो बता रहा है बेयर एक्ट में लिखा गया है कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो इन सारे रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ये जितने मैटर्स दिए गए हैं, तो ये जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी उसी के लोकल लिमिट्स के जुरिस्डिक्शन में आप क्या करोगे, केस को फाइल करोगे। ये जितना बताया गया है कुछ तो ये यही बता रहा है कि इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं, तो जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे केस फाइल होगा। लेकिन एक्सेप्शन भी है कि प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू बी ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग, परंतु जो भी सूट्स जो ऑब्टेन किया गया है, रिलीफ लिया जा रहा है रिस्पेक्ट या कंपनसेशन रॉन्ग इमूवेबल प्रॉपर्टी का हेल्ड किया गया है और बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट के, where the relief sought to be can be entirely obtained किया गया थ्रू इट्स पर्सनल ओबीडियंस में, अगर काम कर रहा थी कोर्ट बोली कर दो तो ये चीज़ कर रहा है, डिफेंडेंट दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ होस्ट जुरिस्डिक्शन, तो प्रॉपर्टी जहाँ पे भी सिचुएटेड है या कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ होस्ट जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। देखो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, तो ये यहाँ पे वही एक्सेप्शन मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन में ये भी था कि आप जनरल रूल तो ये है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएट है वहाँ पे केस फाइल करो, और प्रोवाइजो में बता रहा है कि जहाँ पे हमारा डिफेंडेंट रह रहा है वॉलंटरीली डिसाइड्स, जहाँ पे वो रह रहा है, कैरीज ऑन बिजनेस जहाँ पे वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन अपने पर्सनल गेन के लिए वो कमा रहा है, काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो, जहाँ पे डिफेंडेंट के प्लेस में आप केस फाइल कर सकते हो, तो ये एक्सेप्शन है।
एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि इस सेक्शन में प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, और एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, बात की गई है, प्रॉपर्टी का नाम लिया गया है, वो सब प्रॉपर्टी सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया में, तभी सेक्शन 16 हमारा लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। अगर फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो फिर फॉरेन कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में आगे के सेक्शंस को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।